मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के समस्त जिज्ञासुओं व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों, आप सबका आज की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम शब्द विज्ञान पर चर्चा करेंगे। माँ भगवती को सादर नमन व वंदन करते हुए अक्टूबर माह के इस दिवस पर हम 20वीं शताब्दी के विश्व में एक महानतम विभूति श्री मोहनदास करमचंद गांधी उपारूप महात्मा गांधी जी को नमन व वंदन करते हैं, जिन्होंने वर्ग संघर्ष, रक्त क्रांति, घृणा, युद्ध और भय से भरे विश्व में सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और अभय की जीवंत प्रतिष्ठा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपको कोटिशः नमन व वंदन। ऐसे लघु वपु में अंतर्निहित विराटत्व की चेतना से संपूर्ण मानव जाति स्पंदित हुई है। उसे एक नया आलोक, एक नया पथ और एक नया कर्णवीर प्राप्त हुआ। ऐसे महामहिम व्यक्तित्व के प्रति राष्ट्रभाषा के साहित्य का अभिभूत होना स्वाभाविक है। वैसे भी हिंदी साहित्य ने विश्व मानवता के हित में रत प्रत्येक आंदोलन व स्पंदन को आत्मसात किया और उसे वाणी दी है। अतः विश्व मानवता के हित में रत भारत कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण मोहन के प्रति राष्ट्रभाषा के व्यास मौन कैसे रहते। फलित स्वरूप एक संपूर्ण गांधी युग ही हिंदी साहित्य में अवतरित हो गया। सन 1913 से 1948 ईस्वी तक गांधी युग तथा 1948 के बाद गांधी अवसानोपरांत उत्तर गांधी युग की स्थिति सहज ही मानी जा सकती है। गांधी युग भारत राष्ट्र के जागरण एवं स्वाधीनता संग्राम के कारण तथा उत्तर गांधी युग भारत राष्ट्र के नवनिर्माण काल के रूप में स्वतः महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण अवधि में गांधी जी का व्यक्तित्व प्रमुख रूप से प्रेरक रहा है। हमारे जीवन के आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे पथ प्रदर्शक, ऐसे महान व्यक्ति को हम बारंबार नमन व वंदन करते हैं। आज की कक्षा में हम भाषा विज्ञान के सप्तम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शब्द विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। शब्द विज्ञान यूँ तो शब्द का विज्ञान है। इसमें शब्द और उसके संबंध उन सारे अध्ययनों को रखा जा सकता है जो भाषा विज्ञान की पारंपरिक शाखाओं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान में नहीं रखे जा सकते। संसार की सभी भाषाओं की दृष्टि में देखते हुए शब्द भी सभी दृष्टियों से पूर्ण परिभाषा देना असंभव सा लगता है। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, जैसे येसपर्सन, वेंद्रिए, डेनियल, जोन्स, उल्डेन आदि भाषा विज्ञान के अनेक दिग्गजों ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि शब्द की परिभाषा यूँ है कि शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। इस परिभाषा के संदर्भ में दो बातें धातव्य हैं, जैसे ये अर्थ के स्तर की लघुतम इकाई है, अर्थात इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है जो अर्थ के स्तर पर लघुतम वाक्य, उपवाक्य, पदबंध तथा पद की तुलना में होता है। ये ध्वनि के स्तर की लघुतम इकाई नहीं है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि भी हो सकती है और अधिक भी। यह इकाई स्वतंत्र है, अर्थात प्रयोग में या अर्थ व्यक्त करने के लिए इसे किसी और की सहायता अपेक्षित नहीं होती। आ उपसर्ग भी अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई नहीं है और ता प्रत्यय भी सुंदरता, किंतु ये शब्द नहीं माने जा सकते, क्योंकि अर्थ की लघुतम इकाई होते हुए भी इनका अकेले प्रयोग नहीं हो सकता।
इनके अर्थ की सार्थकता किसी के साथ होने, अपूर्ण या पूर्ण पर ही है और उसी रूप में ये प्रयोग में आ सकते हैं। इस प्रकार ये परतंत्र है। इसके विरुद्ध पूर्ण एक शब्द है क्योंकि इसमें उपयुक्त दोनों बातें हैं। ये लघुतम इकाई भी है और स्वतंत्र पूर्ण भी है। शब्दों का वर्गीकरण, हम शब्दों को व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से 8 वर्गों में रख सकते हैं, किंतु ये वर्गीकरण व्यावहारिक नहीं है। अपने यहाँ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात रूप में जो 4 या सुबंत, तियक या अवयव रूप में जो वर्ग बनाए जाते हैं वे भी अपेक्षाकृत ठोस होते हुए भी बहुत दूर तक नहीं टिकते। इसलिए रचना, इतिहास और प्रयोग के आधार पर रूपों में शब्द को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द तो वो हैं जिनके उस अर्थ में सार्थक टुकड़े न हो सकें, जैसे भैंस, जल, कलम आदि। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो 2 शब्दों या 2 सार्थक लघुतम भाषिक इकाइयों के योग से बने हों। ग्राम मल्ल 2 शब्दों के योग से बना है, कलमदान या सुंदरता शब्द और प्रत्यय से। योग रूढ़ उन्हें कहते हैं जो 2 से बने हैं किंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ में संकुचित हो गया है, जैसे पंकज, इसका अर्थ पंख से उत्पन्न सभी चीज़ें या वनस्पतियाँ न होकर केवल कमल है। ऊपर शब्द को लघुतम इकाई कहा जा चुका है। उस दृष्टि से स्पष्ट ही इन तीनों में तत्वतः प्रथम ही शब्द है। शेष 2 प्रयुक्त शब्द होते हुए भी प्रकृतितः लघुतम इकाई न होने के कारण यौगिक शब्द हैं, जिनमें एक शब्द के साथ या तो दूसरा शब्द जोड़ा गया है या कोई अन्य व्याकरणिक शब्द। इतिहास के आधार पर हम शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी इन 4 वर्गों में रखने की परंपरा है। तत्सम वो शब्द हैं संस्कृत के शुद्ध या अविकृत शब्दों को कहते हैं, जैसे जल, विद्या, नर। तद्भव संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को कहते रहे हैं, जैसे जीभ, कन्हैया, सांप, कान आदि। विदेशी शब्द उन्हें कहते हैं जो बाहर से आए हों, जैसे अंग्रेजी, रेल, मोटर, फोटो या अरबी किताब आदि। विदेशी के स्थान पर इन्हें ग्रहित या आगत कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनके लिए आवश्यक नहीं कि विदेशी भाषा के हों। दक्षिण की भाषाओं से हिंदी में आया शब्द दोसा भी इसी श्रेणी का है। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो उपयुक्त 3 में किसी में न हो, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, उसी क्षेत्र में जन्मा हो। इन तीनों में न होकर देश में उत्पन्न या विकसित हुए हैं। देशज वस्तुतः निश्चयात्मक नाम है, जबकि इनकी व्युत्पत्ति के बारे में निश्चय के साथ हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए मैं देशज के स्थान पर अज्ञात व्युत्पत्ति मूलक नाम का प्रयोग अधिक उचित मानता हूँ। इन 4 के अतिरिक्त इस प्रसंग में कुछ और भी नाम लिए जाते हैं। कुछ लोगों ने दृश्यात्मक शब्द चमचम, बगबग, प्रतिध्वनि शब्द लोटा, ओटा, अनुकरणात्मक शब्द भोपू, अनुरणात्मक शब्द झंझन, टनटन आदि अलग माना है, किंतु वैसे ये प्रकृति की दृष्टि से भिन्न है। इतिहास की दृष्टि से उपयुक्त 4 में से किसी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। ये तत्सम होंगे, तद्भव, देशज या विदेशी होंगे। विदेशी शब्द का अर्थ है जो देश का नहीं है। मान लें हिंदी में कोई पंजाबी शब्द आया है, किसी कारण से कल पंजाब भारत से अलग हो जाए तो उस दिन से उस शब्द को विदेशी कहेंगे, उसके पूर्व देशी ऐसी बात नहीं। अंग्रेजी शब्द फॉरेन इसके लिए अधिक उपयुक्त है। कोई भी शब्द जो विशिष्ट भाषा क्षेत्र का नहीं है अपितु किसी अन्य भाषा से आ गया है, विदेशी है। विदेशी का अर्थ है अपने क्षेत्र से बाहर का। ऐसी स्थिति में हिंदी में आगत तमिल या बंगला शब्द भी उसी प्रकार विदेशी हैं जिस प्रकार फारसी या अंग्रेजी शब्द। इसीलिए इनके लिए आगत या ग्रहित का नाम प्रयुक्त किया जाता है। तत्सम और तद्भव का प्रयोग जैसे संस्कृत शब्दों के साथ किया जा सकता है, उसी प्रकार विदेशी के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी कुछ तो मूल रूप में आते हैं और कुछ विकृत रूप में।
जैसे हिंदी में पेट अपेक्षा का तत्सम है, तो दर्जन डजन तद्भव अंग्रेजी। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के पारिभाषिक, अर्धभाषिक, सामान्य, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, सक्रिय एवं निष्क्रिय आदि भेद किए जा सकते हैं। हम प्रमुख 2 भेदों पर विचार करते हैं। पारिभाषिक शब्द, जो शब्द विभिन्न विज्ञानों, शास्त्रों, तकनीकी विषयों में ही प्रयुक्त होते हैं तथा जिनकी विषय विशेष के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा दी जा सकती है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे सभ्यता तथा उसके साथ विभिन्न विषयों का विकास होता है, वैसे वैसे पारिभाषिक शब्दों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तकनीकी विषयों में प्रयोग के कारण पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। आधारभूत शब्दावली। आधारभूत शब्दावली किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त उन शब्दों के समूह को कहते हैं जो किसी भाषा के आधार होते हैं। किसी भाषा में दैनिक जीवन की सामान्य अभिव्यक्ति इन्हीं के माध्यम से होती है। जब कोई व्यक्ति कोई भाषा सीखता है तो प्रारंभ में उसे उस भाषा की आधारभूत शब्दावली का ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। आधारभूत शब्दावली में 100 तक की संख्याएं, सभी सर्वनाम, दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के नाम, संज्ञा, उसके गुण बोधक जैसे अच्छा बुरा, वर्ण बोधक जैसे काला पीला, काल बोधक जैसे नया पुराना, आकार बोधक बड़ा छोटा आदि विशेष सामान्यतः प्रयुक्त धातु तथा क्रिया विशेषण आदि शब्द होते हैं। किसी भी भाषा की आधारभूत शब्दावली प्राय 3000 से 5000 तक होती है। वैसे हिंदी के आधारभूत शब्दों की कई सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 500 से लेकर 5000 तक शब्द शामिल हैं। आधारभूत शब्दावली में अल्प प्रचलित, अप्रचलित तथा कठिन तथा पारिभाषिक शब्द नहीं होते। आधारभूत शब्दों का चयन प्रयोगावृत्ति के आधार पर होता है। प्राय इनका प्रयोग भाषा में 70 या उससे अधिक होता है। साथ ही भाषा के सक्रिय शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग लोग वास्तविक रूप में करते हैं। निष्क्रिय शब्द नहीं, जो मात्र कहीं रूपगत प्रयोग में आते हैं और प्राय जिन्हें लोग सुन पढ़कर समझ लेते हैं। धन्यवाद।